हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। आप सब लोग कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम फिट एंड फाइन हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम ये चेक करेंगे कि जब हम लोग ऑडिट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम पेरोल की चेकिंग कैसे करते हैं। तो आज की हमारी पूरी वीडियो होगी पेरोल एक्सपेंसेस की चेकिंग के ऊपर प्रैक्टिकली। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पेरोल एक्सपेंस बेसिकली शो कहाँ पे होता है? पेरोल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो होता है। पेरोल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ कंसीडरेशन जो कि पे कर चुके हैं या पेबल है, या फिर हम कोई प्रोविजन बना रहे हैं फ्यूचर बेनिफिट के लिए ऑफ द एम्प्लॉयज जो अभी सर्विस रेंडर कर रहे हैं, बट उनको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा बाय द एम्प्लॉयज। इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है? वेजेस एंड सैलरी, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट हो सकती है, बेनिफिट्स हो सकते हैं, या कोई और भी पेमेंट जो एम्प्लॉय के बिहाफ पे हो। कंपोनेंट क्या हो सकते हैं पेरोल के? सैलरी, जिसमें से बेसिक हो सकता है, डीए होगा, बोनस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इसॉप हो सकता है, एचआरए हो सकता है, आरएफए हो सकता है, लीव ट्रैवल अलाउंस हो सकता है, मेडिकल अलाउंस हो सकता है, या कोई भी और जो भी एक कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से एक एम्प्लॉय को पे करा जाता है, तो वो सब चीजें पेरोल एक्सपेंस का पार्ट बन सकती है। अब देखो, हमें जब भी किसी चीज की चेकिंग करनी है तो उसके लिए कुछ रिस्क हो सकते हैं, कुछ अजर्शंस हो सकती है, तो हमें वो अजर्शंस चेक करने पड़ते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे, समझेंगे कि पेरोल से रिलेटेड अजर्शंस क्या करते हैं। देखो, पेरोल हमारा पीएनएल आइटम है तो उसकी अजर्शन पीएनएल वाली होगी। अजर्शन कौन कौन सी होगी? सबसे पहले होगी अक्रेंस। अक्रेंस के अंदर हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि जो पेरोल एक्सपेंस हमारे बुक्स के अंदर शो हो रहा है, पीएनएल में आ रहा है, क्या वो एक्चुअल में अकर हुआ भी है या नहीं। ठीक है। दूसरा एक्यूरेसी, कि चलो हमने अक्रेंस तो चेक कर लिया कि हाँ एक्चुअल में पेरोल एक्सपेंस हुआ था, अब क्या वो सही अमाउंट से रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। थर्ड असर्शन कंप्लीटनेस, हमने ये भी चेक कर लिया कि पेरोल एक्सपेंस एक्चुअल में अकर हुआ है और सही तरीके से सही अमाउंट से बुक भी है, बट क्या कंप्लीट पेरोल एक्सपेंस बुक हुआ है, पूरे साल का पेरोल एक्सपेंस बुक हुआ है, ये चेक करेंगे कंप्लीटनेस में। फिर फोर्थ असर्शन होगी हमारी कट ऑफ। कट ऑफ के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे पूरे साल का एक्सपेंस है वो जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी पीरियड के अंदर बुक होना चाहिए। जैसे अप्रैल टू मार्च की जो सैलरी है वो उसी फाइनेंशियल ईयर में बुक होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो मार्च मंथ की सैलरी है आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल में बुक करो। और लास्ट हमारी असर्शन होगी क्लासिफिकेशन, कि क्या जो पेरोल एक्सपेंस है वो करेक्ट अकाउंट के अंदर जा रहा है, नहीं क्लासिफिकेशन ढंग से हो रही है। अगर यहाँ पे हम ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है टू गेन द कंफर्ट फॉर द असर्शंस थ्रू आउट द टेस्टिंग एंड गैदरिंग एविडेंस, कि जब वो ऑडिट कर रहा है तो जो नंबर्स है पेरोल का उस पर कंफर्ट ले सके। कैसे? असर्शंस को चेक करके और एविडेंसेस को ऑब्टेन करके। ठीक है। अब देखो, हमें ये तो हमने समझ में आया कि जब पेरोल होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में। अब जब भी हम किसी भी आइटम का ऑडिट करेंगे तो सबसे पहले हमें उसका फ्लो पता होना चाहिए। मतलब ऑडिट करने से पहले हमें फ्लो ऑफ ऑडिट जरूर पता होना चाहिए। तो उसका पहला स्टेप क्या होता है? अंडरस्टैंड द बिजनेस एक्टिविटी अंडर एक्सपेंस, कि हम जिस चीज का ऑडिट करने जा रहे हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से फ्लो करती है, कौन पेरोल एक्सपेंस बनाता है, कौन उसको ऑथराइज करना चाहता है। मतलब हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आप बताओ आपका पेरोल का जो एक्सपेंस है किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करता है, वो समझेंगे तो फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि अच्छा आपने उस पर कुछ कंट्रोल लगाए होंगे। देखो, पेरोल जो एक्सपेंस है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज है। ऐसा नहीं कि हर एक एम्प्लॉय को एक्सेस होता है पेरोल सबका देखने का। कुछ लिमिटेड लोग ही होते हैं जो पेरोल एक्सपेंस को देख सकते हैं। तो हम कंट्रोल एनवायरनमेंट देखेंगे कि क्या ऐसे कंट्रोल लगा रखे हैं मैनेजमेंट ने कि पेरोल एक्सपेंस को लीक ना हो सके, मतलब कोई अदर अनऑथराइज एम्प्लॉय या अनऑथराइज पर्सन को देख ना सके। जब हमने देखा कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो हम उस कंट्रोल एनवायरनमेंट से देखेंगे
कि क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। थर्ड स्टेप हमारा होगा फिर हम कंट्रोल टेस्टिंग। देखो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आगे आपको और इलेबरेट करूंगी। फिर हम करेंगे कंट्रोल टेस्टिंग। जो हमने एनवायरनमेंट को समझा, उधर से हमें लगा कि ये रिस्क हो सकता है, तो उसके लिए हम कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं और ये चेक करते हैं कि जो कंट्रोल लगे हुए थे क्या वो डिजाइन और उनका जो डिजाइन सही है और वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस से काम कर रहे हैं भी या नहीं। चौथा हम फिर डिसाइड करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग। सब्सटेंटिव टेस्टिंग क्या होते हैं, बेसिकली हम डिटेल में जो वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं ना वो। तो हमने कंट्रोल टेस्टिंग करी, हमें लगा कि यार कंट्रोल अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके बेसिस पे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट देखेंगे हमारी सब्सटेंटिव टेस्टिंग का, जो कि होगी वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। तो ये आ गया डिसाइड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग। फिफ्थ स्टेप फिर हम परफॉर्म करेंगे सब्सटेंटिव टेस्टिंग, मतलब वही वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करेंगे। और लास्ट वाला स्टेप होगा हमारा कंक्लूजन और रिपोर्टिंग। तो ये हमने समझा वॉक थ्रू हमारे इसका। अब देखो, अब हमने ऊपर बात करी थी कि हम कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे, लेकिन कंट्रोल टेस्टिंग होता क्या, देखो अब हम समझेंगे कि क्या क्या चीजें गलत हो सकती है। सबसे पहले तो हो सकता है कि जो पेरोल का रजिस्टर हो उसमें कंप्यूटेशन सही तरीके से ना हो, तो ये कंट्रोल है कि पेरोल रजिस्टर सही तरीके से बना होना चाहिए। उसके लिए हम ये चीज चेक कर सकते हैं कि जो भी पेरोल रजिस्टर के अंदर जो वर्किंग है वो कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरा हम क्या रिस्क हो सकता है कि यार क्या पेरोल रजिस्टर आउटडेटेड तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो न्यू एम्प्लॉयज आते हैं वो रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं नहीं, या जो एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं वो वहां से हट रहे हैं नहीं। तो ये भी एक रिस्क हो सकता है कि आउटडेटेड पेरोल रजिस्टर ड्यू टू नॉन अपडेशन ऑफ न्यू और टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज। इसके लिए हम क्या देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है। जब भी भाई कोई नया एम्प्लॉयज आता है तो आप उसको किस तरीके से रियल टाइम बेसिस पे अपडेट करते हो या नहीं करते, और जब कोई एम्प्लॉयज छोड़ के जाता है आप उसकी अपडेशन करते हो या नहीं। अगला फिर एक और रिस्क क्या हो सकता है कि लीव एंड जो अटेंडेंस है वो नॉट करेक्टली रिकॉर्डेड। देखो हर कंपनी को लीव और अटेंडेंस रजिस्टर बनाना होता है, तो वो करेक्टली नहीं बना रखा। ये कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम वेरीफाई करेंगे कि भाई जो लीव होती है ना उसकी पॉलिसीज होती है और उसके कुछ अप्रूवल होते हैं। पॉलिसीज तो ये होती है कि भाई आपको सपोज एक साल में इतनी लीव मिलेगी और ऑथराइजेशन की आपने जो लीव डाली वो अप्रूव भी होनी चाहिए, तो उसको हम पॉलिसी से और ऑथराइजेशन लेटर से वेरीफाई करेंगे। फिर एक और चीज होती है सैलरी ऑफ गोस्ट एम्प्लॉयज। गोस्ट एम्प्लॉयज का मतलब बेसिकली तब आता है कि एक कंपनी क्या कर रही है, फंड्स को निकालने के लिए फेक एम्प्लॉयज दिखा रही है। एक्चुअल में वो एम्प्लॉयज एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो एम्प्लॉय दिखा के उसकी सैलरी विदड्रॉ कर रही है और वो खुद उसको ले रही है। तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं, रिकंसिलिएशन बना सकते हैं कि जो अटेंडेंस रजिस्टर, देखो अटेंडेंस रजिस्टर में तो सारे एम्प्लॉयज ही आएंगे ना, और उसको फिर पेरोल रजिस्टर से देखेंगे, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर में ये शो होता है कि सपोज इन द मंथ ऑफ मार्च एक एम्प्लॉय आया 20 डेज, तो पेरोल रजिस्टर में उसको जो सैलरी पे होनी चाहिए वो 20 डेज की होनी चाहिए। तो बेसिकली वहां से आइडेंटिफिकेशन होगी। अगली चीज क्या हो सकती है, नॉन कंप्लायंस ऑफ पेरोल टैक्स ऑब्लिगेशन। जैसे अब हमें पता है कि हमारा पेरोल पे हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें अपने आप भी एक बार रिकैलकुलेशन परफॉर्म करनी है कि क्या जो सबकी सैलरी है उसके ऊपर जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो सही तरीके से हुई है या नहीं, और वो जो टैक्स है वो डिपॉजिट हुआ है या नहीं। लास्ट में हम देख सकते हैं अप्रूवल प्रोसेसिंग एंड डिसबर्समेंट ऑफ पेरोल आर परफॉर्म बाय लिमिटेड पर्सन। देखो जो एक होता है कि एक पेरोल रजिस्टर में कोई बंदा सारी सैलरी बनाता है और एक बंदा अप्रूव करता है और एक बंदा पेमेंट करता है, तो ये पर्सन अलग अलग होने चाहिए ताकि 3 वे चेक रहे सही तरीके से। अब ये तो हमने कर ली कंट्रोल टेस्टिंग। अब देखो अगर इस कंट्रोल टेस्टिंग से हमें पता लगा कि नहीं पेरोल रजिस्टर आउटडेटेड नहीं है, अपडेटेड है, रियल टाइम पे
अटेंडेंस रजिस्टर और लीव रजिस्टर भी अच्छे से बना हुआ है, कोई गोस्ट एम्प्लॉय वगैरह भी नहीं है, टैक्स की कॉम्पिटिशन भी सही तरीके से। अगर हमें लगेगा ये चीजें अच्छी हैं तो कहीं ना कहीं जब हम फाइनली चेकिंग करने पे आएंगे तो हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड करना है अपना सब्सटैंटिव टेस्टिंग का। तो अब हमें सब्सटैंटिव टेस्टिंग पे, सब्सटैंटिव टेस्टिंग में कैसा होगा, हमारा देखो सैलरी रजिस्टर है, तो हम पहले तो सैलरी रजिस्टर लेंगे क्लाइंट से और उसमें जितने भी कंपोनेंट है उनको चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं। फिर जैसे सपोज करो आया बेसिक HRA, बेसिक DA HRA या और भी कोई, फिर टोटल आया, फिर वहां से आया कि उसमें ESI है, EPF है, फिर आया डिसबर्स, मतलब नेट पे। तो जो नेट पे होगा फिर हम उसको एक बार बैंक से ही वेरीफाई करेंगे या जो बैंक से एडवाइस, क्योंकि अगर बहुत छोटी कंपनी है तो हो सकता, मतलब अगर सपोज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिमिटेड है तो हो सकता है वो सिंगल पेमेंट भी कर रहे हो, और अगर बड़े लेवल की कंपनी है, काफी ज्यादा एम्प्लॉयज है, तो एक बैंक एडवाइस होती है जिसमें सारे एम्प्लॉयज की सैलरी मेंशन होती है। बट जब आप बैंक स्टेटमेंट में देखोगे तो आपको एक सिंगल एंट्री दिख रही होगी जो एक काफी हैवी अमाउंट हो रहा होगा पे होने का। तो आपको बैंक डिसबर्समेंट भी चेक करनी है थ्रू बैंक एडवाइस। और आपको देखो जो कंपनी होती है वो सैलरी स्लिप भी इशू करती है, तो आपको सैंपल बेसिस पे कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप भी लेनी है कि क्या उनकी जो सैलरी स्लिप से और जो उनकी कंप्यूटेशन है पेरोल रजिस्टर में वो अच्छे से वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। फिर अटेंडेंस और लीव रजिस्टर देखेंगे। देखो हमने पहले बात करी कि अटेंडेंस रजिस्टर बेसिकली चेक, मतलब अटेंडेंस रजिस्टर को चेक करने का पर्पस होता है कि कोई फेक एम्प्लॉयज तो नहीं है, क्योंकि देखो अटेंडेंस तो उन्हीं की मार्क होगी ना जो एम्प्लॉयज एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। जो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता ही नहीं उसकी अटेंडेंस कहाँ से होगी, तो वहां से हम अपने फेक एम्प्लॉयज की चेकिंग करेंगे। फिर हम लोग हेड काउंट करेंगे। हेड काउंट का मतलब क्या होता है कि मैं देखूंगी ओपनिंग में, जब मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो तो ओपनिंग में मेरे कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज थे, ड्यूरिंग द ईयर कितने न्यू एम्प्लॉयज ने ज्वाइन करा, ड्यूरिंग द ईयर कितने एम्प्लॉयज ने रिजाइन करा, तो मेरे क्लोजिंग में कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं और क्या जो मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो मेरे पेरोल रजिस्टर से मैच हो रहे हैं या नहीं। तो ये बेसिकली हमारा हेड काउंट होता है। फिर हम ज्वाइनी और रिजाइनी को देखेंगे। ज्वाइनी और रिजाइनी को भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हम कुछ सैंपल्स उठा लेंगे ज्वाइनीज के और कुछ सैंपल उठा लेंगे रिजाइनीज के और उनको देखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें आगे क्या क्या होगा। फिर इसमें एक और चीज होती है सैलरी एनालिटिकल। हम एक मोटा मोटे तौर पे एक एक्सपेक्टेशन ड्रॉ करते हैं कि हाँ अगर ये कंपनी इतनी है, इतना एम्प्लॉय है, तो एक परसेंटेज बेसिस पे ये हर सीए फर्म की अपनी अपनी पॉलिसी होती है कि वो किस तरीके से एक्सपेक्टेशन ड्रॉ करते हैं। तो वो जब आप काम करोगे तभी पता चलेगा कि मोटा मोटे तौर पे देखते हैं कि सैलरी कितनी होनी चाहिए और अगर उसके आसपास है तो मतलब ठीक है। और एक और चीज होती है एक्चुरियल वैल्यूएशन। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो एक्चुअली के पास डाटा गया है वो क्या डाटा सही है या नहीं। डाटा क्या होगा, एक तरीके से पेरोल रजिस्टर होगा या और भी कुछ जो चीजें होंगी वो आप एक बार चेक करोगे कि वो सही डाटा गया है नहीं। और फिर जो एक्चुअली ने अपनी रिपोर्ट बनाई होगी, एक्चुअली ने जो प्रोविजन बनाने के लिए बोले होंगे, आप उसको वेरीफाई करोगे एक्चुअली की रिपोर्ट से कि क्या प्रोविजन जो बने हुए हैं वो एक्चुअली की रिपोर्ट के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। देखो हम क्लाइंट के पास गए, हमने उनसे सब कुछ पूछ लिया कि अच्छा बताओ पेरोल की वर्किंग कैसे होती है, मतलब आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल कैसे प्रोसेस होता है, कौन कौन लोग इसको डील करते हैं। आपने सब चीजें पूछ ली कि अच्छा लीव रजिस्टर, आपने डॉक्यूमेंटेशन भी मांगे। अब आप फाइनली उनसे बोलोगे कि ठीक है आप मुझे पेरोल रजिस्टर दे दो, आप मुझे अटेंडेंस रजिस्टर दे दो, आप मुझे लीव रजिस्टर दे दो। आपने ये रजिस्टर लिया, आपने उससे सारे कंपोनेंट्स देखने स्टार्ट करे, क्या क्या कंपोनेंट है, उनकी कैलकुलेशन देखी, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आप नेट पे गए, आपने नेट पे को कहाँ से वेरीफाई कर लिया, बैंक स्टेटमेंट से या फिर बैंक एडवाइस से आपने वेरीफाई कर लिया। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन पे ESI और EPF की लायबिलिटी आती है तो जो सैलरी के कंपोनेंट है, देखो एक एम्प्लॉय का पार्ट होगा और एक एम्प्लॉयर का पार्ट होगा, तो आप ये चीज चेक करोगे कि
जो एम्प्लॉयर का सैलरी, एम्प्लॉयर का ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉय का ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है एंड एम्प्लॉयर का ईएसआई का कंट्रीब्यूशन है एंड एम्प्लॉय का ईएसआई का कंट्रीब्यूशन है, एक बार उसकी रिकैलकुलेशन परफॉर्म करोगे और चेक करोगे कि क्या आपने जो देखा है कि भाई एम्प्लॉयर का भी इतना शेयर बनना चाहिए था वो सही है, और फिर आप उसको मंथली वेरीफाई भी करोगे कि वो सही तरीके से जमा हुआ है या नहीं, और अगर वो लेट जमा हो तो इंटरेस्ट वगैरह की लायबिलिटी भी आप वहां से वेरीफाई करोगे। इसके अलावा ये हो गया बेसिकली हमारा एक सैलरी का। आप देखो अगर प्रोफेशनल टैक्स है तो वो भी आप चेक कर लोगे कि जितना प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है, क्या वो सारा प्रोफेशनल टैक्स पे हुआ भी है या गवर्नमेंट को या नहीं। तो ये हो गया, हमने रजिस्टर से वेरीफाई कर लिया। अब हमने एक बार लीव रजिस्टर भी देख लिया, क्योंकि ओपनिंग में भी हो सकता है कि एम्प्लॉय का कोई ओपनिंग लीव बैलेंस आ रहा हो, जैसे होता है ना कि लीव भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, बाद में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आप ये देखो कि ओपनिंग में लीव का बैलेंस कितना था ड्यूरिंग द ईयर, कितनी लीव लोगों ने अवेल करी या कितनी यूटिलाइज करी, और क्लोजिंग लीव का बैलेंस कितना है, क्योंकि उससे हम प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट भी बनाते हैं। तो हमारे को देखना है कि भाई कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी किस हिसाब से प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट बनाती है, तो वो आप वहां से वेरीफाई कर सकोगे। फिर उसके बाद आई न्यू ज्वाइनीज की। सपोज हमने कुछ सैंपल लिए, हमने 5 एम्प्लॉयज लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करो 25 के आसपास एम्प्लॉयज न्यू ज्वाइन हुए थे, तो हमने 5 एम्प्लॉयज का सैंपल लिया और हमने मैनेजमेंट से इनके सारे डॉक्यूमेंट मांगे। जैसे हम क्या क्या मांग सकते हैं, हम उनका अपॉइंटमेंट लेटर मांग सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। भाई जब उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए दिए होंगे ना अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या कंपनी की पॉलिसी क्या होती है कि जब एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो वो उस एम्प्लॉय को क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, उसका रिज्यूम में भी होगा, और फिर कंपनी का प्रोसेस क्या होता है कि उसने उसको ऑफर लेटर दिया होगा या किस तरीके से ऑनबोर्डिंग, तो वो आप बेसिकली सारी चेक करोगे। ऑफर लेटर से देखोगे कि जो डेट है, कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, क्या वो सही है, सैलरी जो इस एम्प्लॉयज को पे हो रही है वो एक्चुअल में इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही पे हो रही है या फिर किसी और डेट से पे हो रही है, जो सैलरी इसके ऑफर लेटर में आ रही है क्या वही सैलरी इसको पे हो रही है या कुछ अलग सैलरी पे हो रही है। आप हमेशा याद रखना कि एम्प्लॉयज को जो भी चीजें पे होती हैं उनके लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन लिए जाते हैं। अगर बोनस भी है तो बोनस का भी प्रॉपर ऑथराइजेशन वगैरह मैनेजमेंट से आएगा। तो आपको हर एक चीज, अगर उसमें ये है कि कंपनी किसी न्यू ज्वाइनिंग का क्या क्या डॉक्यूमेंट लेती है, कंपनी की उसका आधार कार्ड लेती है, उसका बैंक स्टेटमेंट लेती है, उसका रिज्यूमे लेती है, और भी अगर सपोज कुछ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आप देखो कि क्या एक्चुअल में उस एम्प्लॉय के सारे डॉक्यूमेंट्स लिए भी है या नहीं, और उनको वेरीफाई करो। मतलब आधार कार्ड भी आप उसका देख सकते हो कि कंपनी ने लिया है या नहीं लिया। तो ये हो गया, इस तरीके से आप ज्वाइनिंग को चेक करोगे। अब बात आई रिजाइनिंग की। रिजाइनिंग का क्या होगा कि रिजाइनिंग का उसने रेजिग्नेशन लेटर दिया होगा, तो आप उनसे रेजिग्नेशन लेटर्स की कॉपीज लो कि भाई हमें दिखाओ, आपने सैंपल बेसिस पे कुछ एम्प्लॉयज चूज करे और फिर उन एम्प्लॉयज की रेजिग्नेशन लेटर लो। उनका FNF बना होगा कि देखो जब कोई एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा उसकी ड्यूरिंग, मतलब सपोज अगर वो बीच में छोड़ के जाता है तो 15 डेज की सैलरी है, जितने डेज की भी सैलरी बनती है FNF के अंदर सब कुछ लिखा होगा कि उसकी सैलरी कितनी है। अगर कोई उसका पहले का कि था भाई लीव इनकैशमेंट कुछ था तो उसका लीव इनकैशमेंट मिल जाएगा, कोई उसकी ग्रेचुइटी थी, कोई उसको और भी बेनिफिट थे जो उसको छोड़ने के टाइम पे मिलने थे, तो वो सारे आप वेरीफाई करो कि उसके FNF से कि वो सही तरीके से प्रोसेस हुए हुए हैं या नहीं। तो बेसिकली ये होता है एक मतलब ब्रॉड लेवल पे पेरोल एक्सपेंस। पेरोल एक्सपेंस एक ऑडिट का एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया होता है, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज की सारी वर्किंग उस पर टिकी होती है, और आप अगर नंबर भी देखोगे अपने P&L में तो काफी बड़ा नंबर आ रखा होता है पेरोल का, तो उसको एज एन ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अच्छे से वेरीफाई कर सके। और वेरीफाई कैसे कर सकेंगे, इन्हीं सब तरीकों से हमें मतलब
जो भी मतलब एम्प्लॉयर बोल रहा है, मतलब मैनेजमेंट बोल रही है कि ये चीज ऐसे पे हुई है वैसे, आप उनसे बोलो कि ठीक है सर, आपके पास कोई अप्रूवल होगा, आपके पास कोई पॉलिसी बनी हुई होगी। ऐसे हवा में तो कोई पेमेंट नहीं कर दोगे ना। अगर कोई रिम्बर्समेंट है, सपोज एम्प्लॉयज के कोई रिम्बर्समेंट पे हुए तो आप बोलो ना कि सर हमारे को रिम्बर्समेंट के बिल्स दिखाओ कि इस एम्प्लॉय ने इतना रिम्बर्समेंट किया। फिर आप रिम्बर्समेंट को चेक करो कि हाँ ठीक है, जितना एम्प्लॉय ने रिम्बर्समेंट मांगा इनकी पॉलिसीज के हिसाब से उतना इन्होंने रिम्बर्समेंट अप्रूव करा और फिर उसकी पेमेंट करी। तो आज की वीडियो मैं आपके लिए यहीं तक खत्म करती हूँ। अगर आपको फिर भी ऐसा लगे कि यार मुझे कुछ चीजें नहीं समझ में आई, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वहां पे बता दूंगी। तो पेरोल की वीडियो यहीं तक थी। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज मुझे इस वीडियो का फीडबैक जरूर देना। अगर आपने कुछ भी इससे सीखा है, कुछ भी आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इनहांस हुआ है, तो प्लीज मुझे बताना जरूर कि आपको कैसे लगी। थैंक यू।